हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों बहनों, मैं आपका प्रोक्सिमा एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार स्वागत करता हूं फिर से। अब आज हम इस प्रोक्सिमा एजुकेशन हब की पहली ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो सीईटी का जो पिछला पेपर हुआ था, जो अपना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पिछला पेपर हुआ था 2 दिन तक 4 पारियों में, उन 4 पारियों के अपन मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो उन 4 पारियों में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन सबको आज अपन सोल्व करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य में क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। देखो अपने को दिया हुआ है कि कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है अपने को 2000 रुपये, 2000 रुपये। उसमें अपने को दिया गया है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य में सबसे पहले छूट दे रहा है 20% की। तो 20% की छूट देने के बाद में मूल्य कितना रह जाएगा उसका 80%। जो 100% मूल्य था उसमें से उसने 20% की अपने को क्या दे दी, छूट। तो मूल्य कितना रहेगा उसका 80%। फिर आगे वो 10% की और छूट दे रहा है, तो 10% की और छूट देने के बाद में इस मूल्य का कितना प्रतिशत बच गया अपने पास, 90%। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले 2 जीरो से अपन ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे बच गया अपना 20 इंटू 8 को 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 72। अब अपन 20 को गुणा करेंगे 72 से, तो कितना आ गया अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440। तो अपना फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन डी 1440। अर्थात उस ग्राहक को कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, 1440। देखो जैसा कि अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 2 लगातार छूट दे रखी है, तो 2 लगातार छूट दे रही है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का मूल्य 2 बार कम हो गया। जैसे स्टार्टिंग में मूल्य था 2000 रुपये, सबसे पहले उसने अपने को 20% की छूट दी। 20% की छूट देने पर मूल्य कितना हो गया, 80% रह गया उसका। और फिर जो मूल्य था उस पर उसने 10% की और छूट दी, तो मूल्य कितना रह गया उसका 90%। तो अपना कुल आंसर कितना आ गया 1440। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बिल्कुल भी परेशानी होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपन केवल एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो पिछले पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए अपन केवल इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बाकी जब अपन मैथ पढ़ेंगे तब अपन प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और सभी टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले अपन सोल्व करेंगे, तथा सभी टॉपिक के अपन जो भी अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो आगे एग्जाम में आने वाले हैं वो सब अपन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अपना अगला क्वेश्चन अपना औसत से। औसत ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5% कम हो जाती है औसत आयु। और यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष तो शिक्षक की आयु याद करनी है। अब देखो बच्चों, अपने को दिया हुआ है कि प्रारंभिक औसत आयु, प्रारंभिक औसत आयु दी हुई अपने को 18 वर्ष। और ये जो प्रारंभिक औसत आयु थी किसकी थी, 40 छात्रों और एक शिक्षक, अर्थात 41 आदमियों की औसत आयु थी। ये किन किन की थी, ये 40 छात्रों की और एक शिक्षक हो गया, कितना हो गया 41। तो इनकी औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष। तो इनकी सबकी टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, उसके लिए अपन 41 को 18 को क्या कर देंगे गुणा। तो 18 को 1 से गुणा किया, 18 का 8, हासिल का 1, 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 और 1 73। तो टोटल 41 आदमियों की आयु का योग कितना हो जाएगा 738 वर्ष। ये किसकी आयु का योग है, ये टोटल 41 जनों की आयु का योग है। अब इसमें अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि अगर अपन शिक्षक को छोड़ दे तो ये जो औसत आयु थी 18 वर्ष, इसमें 0.5 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर 0.5 वर्ष कम हो जाएगी तो औसत आयु कितनी रह जाएगी 17.5। और ये 17.5 किनकी औसत आयु है, ये केवल क्लास के 40 बच्चों की औसत आयु है। तो क्लास के 40 बच्चों की कुल आयु का योग अगर अपन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 17.5 को 40 से गुणा कर देंगे। देखो गुणा करते हैं अपन 0। अब 175 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 1 7। देखो तो अपने पास फाइनल आंसर आ गया 700 वर्ष। देखो तो 40 जो क्लास के 40 बच्चे थे
उनकी आयु का योग कितना आ गया 700, और 40 बच्चों और एक शिक्षक, उन सबकी आयु को मिला के योग कितना आया 738 वर्ष। तो अब अपने को किसकी आयु निकालें, शिक्षक की। तो शिक्षक की आयु निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, जो कुल आयु है 738 वर्ष, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, अपन क्लास के बच्चों की आयु को। तो कितना आ गया आंसर 38 वर्ष, और ये 38 वर्ष ही का किसकी आयु है बेटाओ, ये है अपने शिक्षक की आयु। ठीक है, तो देखो औसत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके भी बहुत सारे हर बार लगभग हर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को उसने दे रखा था कि 40 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष, अर्थात 41 जनों की औसत आयु थी 18 वर्ष। तो उनकी कुल औसत आयु निकाले, कुल आयु निकाले अपन, जो कितना है 738। फिर उसके बाद उसने ये बोल रहा है कि अगर अपन शिक्षक को छोड़ दे तो केवल बच्चों की औसत आयु कितनी रह जाएगी, 0.5 वर्ष कम हो जाएगी पहले से। तो 0.5 वर्ष अगर अपन कम कर देते हैं तो कितनी रह जाती है वो 17.5। तो क्लास के बच्चों की कुल आयु निकालते अपन, तो 17.5 को कहां से मल्टीपल करेंगे अपन 40 से, और 17.5 को 40 से मल्टीपल करेंगे तो आ गया 700.0 अर्थात 700 वर्ष। तो देखो अब अपने को निकालनी शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए कुल आयु में से अपन बच्चों की आयु को माइनस कर देंगे। कुल आयु कितनी थी 738, अगर उसमें से अगर अपन बच्चों की आयु को माइनस कर देंगे 700 को, तो कितना आ गया 38 वर्ष, जो कि किसकी आयु है, अपने शिक्षक की आयु। तो इसमें ऑप्शन हो गया अपना ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 25 वर्ष। अपने को दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है, वो है मूलधन अर्थात प्रिंसिपल इनटू दर बटा 100 की पावर समय, अर्थात 2 वर्ष जो दे रखा है अपने को। तो इसमें मान रखते हैं अपन सारे। अंतर अपने को दे रखा है 25, मूलधन अपने को ज्ञात करना है, दर अपने को दे रखा है 5% बटा 100, और समय 2 वर्ष है। तो क्या हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ आ गया 25 बराबर मूलधन गुणा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। यहाँ 25 से 25 करोड़ हो गया, क्या बचा P बटा 10,000। 10,000 को इधर भेज देंगे और इधर गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ गया, P बराबर आ गया 10,000। अर्थात अपना जो मूलधन है प्रिंसिपल वो कितना आ गया 10,000। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने को दर दे रखी है और 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, और मूलधन अपने को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 की पावर समय। तो अंतर अपने को 25 दे रखा था, यहाँ अपन ने सारे मान रख दिए इसमें। 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो मूलधन कितना आ गया अपना 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, सी ऑप्शन सही है 10,000। हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लगभग किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो अपना, उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, ये प्रतिशत से लिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कुल कितने उम्मीदवार है अपने पास, 2। उनमें से एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया। जो ए उम्मीदवार है उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 65%, और 420 मतों से विजय हो गया। अब 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। पहला उम्मीदवार अपना ए और दूसरा उम्मीदवार कौन सा है, बी। ए ने प्राप्त कितने करे, 65%। टोटल जो वोट डाले गए थे उनका 65% ए ने प्राप्त किया। तो बी ने कितना प्राप्त किया, बचे हुए 35% मत। तो दोनों के बीच का कितना अंतर हो गया, 30% का। कितना अंतर हो गया, 30% का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 की जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 420 मतों से जीत गया, और यदि कोई मत अयोग्य नहीं किया गया है तो डाले गए कुल मतों की संख्या, अपने को मतों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल जो दोनों जीते और हारे उनके मतों का अंतर कितना है, 420, और प्रतिशत का अंतर कितना है, 30। तो 30% दिया हुआ है अपने को 420, और 100% ज्ञात करना है अपने को। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। प्रतिशत के क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में आते हैं, जो कि अपने को करना चाहिए। देखो 420 इंटू 100/30, ये अपने यानी कुल मत। इस 0 से अपन 0 को काटा, 3 से डिवाइड किया 42 को, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। 14 को 100 से गुणा करेंगे तो 1400, 1400। तो
तो ये 1400 के आ गए कुल डाले गए मतों की संख्या। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अपने को क्या दिया हुआ था कि जो पहला उम्मीदवार ए उसने प्राप्त किए 65% मत, और जो दूसरा उम्मीदवार था बी उसने प्राप्त किए 35% मत, और दोनों के जीत का अंतर कितना है 420, तो दोनों के मतों का अंतर कितना है 30%, तो अर्थात 30% कितना है 420, और अपने को 100% ज्ञात करना है, तो 420 इंटू 100 बटा 30, 30 से 420 को काट देंगे अपन, कितनी बार कटा 14 बार, और 14 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 1400, जो कि क्या आ गया कुल डाले गए मतों की संख्या। देखो अपने को बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से अपन पढ़ेंगे सारे क्वेश्चनों को। अभी अपन केवल पुराने आ रहे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बाकी आगे आने वाले समय में प्रतिशत है, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन सारे टॉपिकों को बहुत आसानी से बहुत आराम से पढ़ेंगे। सभी टॉपिकों के आपको फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे, सभी टॉपिकों के अपन ट्रिक्स सीखेंगे, 100 ट्रिक्स जो अपन एग्जाम में काम आने वाले हैं। अब देखो अपन आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए की आई बी की आई से 3/5 गुना है, तथा सी की आई बी की आई से कितना है 6/5 गुना है। तो अपने को सी का एक के साथ क्या ज्ञात करना है अनुपात, सी और ए का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। देखो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि जो ए की आई है वो बी की आई कितना है 3/5, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 3/5। ए और बी की आई का अनुपात कितना हो गया 3/5। फिर अगली कंडीशन दे रखी है सी की आई बी की आई का 6/5 है, तो सी और बी का अनुपात कितना हो गया 6/5। अब अपन अगर दोनों अनुपातों की तुलना करें तो दोनों में जो बी का अनुपात है वो समान आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है बी का अनुपात समान, तो ए का अनुपात भी वही होगा जो दे रखा है, अर्थात ए अनुपात सी कितना हो गया 3/6। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है सी की आई का ए के साथ अनुपात। अपने को ए का सी के साथ अनुपात ज्ञात नहीं करना, अपने को ज्ञात करना है सी का ए के साथ अनुपात। तो ये 3/6 नहीं होगा, क्या होगा 6/3। सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो क्या आ गया आंसर 2/1 बी ऑप्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ए अनुपात बी दे रखा, अपने को दे रखा था कि ए की आई बी की आई का 3/5 गुना है, तो ए और बी की आई का अनुपात कितना हो गया 3/5। फिर उसके बाद में आगे अपने को दे रखा है कि सी की आई और बी की आई का अनुपात, सी की जो आई है वो बी की आई से 6/5 है, अर्थात सी और बी का अनुपात कितना हो गया 6/5। अब अगर अपन दोनों अनुपातों की तुलना करते हैं तो अपन पाते हैं कि जो दोनों में बी का जो अनुपात है वो क्या है समान आ रहा है, अर्थात ए और सी की आई का अनुपात भी क्या आएगा समान। जो ये अनुपात आ रहा है वही अनुपात एक्सुअल में होगा, तो ए और सी का अनुपात कितना हो गया 3/6। लेकिन अपने क्वेश्चन में ज्ञात करना है सी और ए का अनुपात, तो इसका उल्टा होगा 6/3, और ये 3 से इनको काटेंगे अपन तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो अर्थात 2/1 आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक कस्बे की जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से सोल्व होगा, ये प्रतिशत का ही क्वेश्चन है ये, और ये प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी भी अपन देख रहे हैं पिछले बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है ये, और प्रतिशत का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन अपने पास सामने आ गया। अभी देखो एक कस्बे की जनसंख्या है 6000, कुल जनसंख्या दे रखी इसने 6000। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है 10% की, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6500। पहले 6000 जनसंख्या थी, अब कितनी हो गई 6500, तो कितनी की वृद्धि हुई 500 की, वृद्धि कितनी हुई 500 की, अर्थात जो 500 है वो 6000 का कितना प्रतिशत ये निकालना है अपने को, भाई कितने की वृद्धि हुई। तो उसके लिए याद करेंगे अपन 500 इंटू 100 बटा 6000, 2 0 से 2 0, ये 0 से ये, तो कितना आ गया अपने पास, ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार, 25/3, इनको और भाग देंगे अपन 25 में 3 का, तो कितना आ गया 8 से 1/3। तो जो अपनी कुल वृद्धि हो रही जनसंख्या में, तो कस्बे की जनसंख्या में वो कितनी हो रही है 8 से 1/3%। देखो पहले जनसंख्या दे रही थी 6000, पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 8%, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई 10%, तो कुल वृद्धि हो गई अपनी 6500, अर्थात कुल वृद्धि कितनी हो गई 500 की। तो 500 जो पहले 6000 जनसंख्या थी उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई 8 से 1/3% की। अब देखो इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करते हैं अपन, यहां पर लिखते हैं अपन पुरुष और इधर लिखते हैं महिला। पुरुषों की जनसंख्या में अपने को दे रखा है 8% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की जनसंख्या में दे रखी है अपने को 10% की वृद्धि हुई, और कुल वृद्धि अपन देखें तो 8 से 1/3
3% की वृद्धि हुई। तो पुरुष में कितना अंतर आ रहा है? 1/3% का। और महिलाओं में कितना अंतर आ रहा है? 1/3%। ये क्या आया? ये जो अंतर आया वो क्या है? इनकी जनसंख्या का अनुपात आया है। तो इनको अगर अपन सोल्व करते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3 अनुपात 1/3। 3 से 3 क्या क्रॉस हो जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया पुरुषों और महिलाओं का? 5:1। अर्थात ये क्या आया? पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया, जो कि आया अपना 5:1। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कुल जनसंख्या अपनी 6000, उसमें से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 5:1। अर्थात पुरुषों की संख्या है 5000 और महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 1000। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अपने को दे रखा था कि 6000 कुल जनसंख्या, उसमें वृद्धि हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 10%। तो कुल वृद्धि हो गई 500 की, कुल जनसंख्या हो गई 6500। तो सबसे पहले अपने वृद्धि का प्रतिशत निकाला कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई अपनी 8 से 1/3% की। अब इसको अपन एलिगेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। जब अपन प्रतिशत पढ़ेंगे तब इसको बहुत आसानी से एलिगेशन मेथड को आपको समझाएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा और शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है। तो पुरुषों की वृद्धि हुई थी 8%, महिलाओं की वृद्धि हुई 10%, कुल वृद्धि हुई 8 से 1/3%। पुरुषों में अगर अंतर देखें तो कितना आया? 1/3% और महिलाओं में 1 से 1/3 अर्थात 5/3% का। तो ये 5/3 और 1/3 आया। ये क्या है? पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। 3 से अपन ने 3 कैंसिल कर दिया, तो अनुपात कितना आ गया? 5:6। तो 6000 में से महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना है? 5:6। देखो, तो इसको अपन एलिगेशन मेथड से किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि 4 संख्याएं दीजिए। प्रथम 3 अपने को दिया हुआ है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत वो दे रखा है 15 और अंतिम 3 संख्या औसत दे रखा है 16। अंतिम 3 संख्याओं का औसत वो दे रखा है अपने को 16। यदि अंतिम संख्या है 19 तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 संख्या दी हुई है अपने को। अपन ने मान लिया पहली संख्या है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी और चौथी दे रखी है। इसने अंतिम संख्या कितनी दे रखी है? 19। तो लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 19। उसमें से प्रथम 3 संख्या औसत कितना है? 15 और अंतिम 3 संख्या औसत 16। अब अंतिम 3 संख्या औसत कितना है? 16। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अंतिम 3 संख्या कौन सी होगी? बी प्लस सी प्लस 19, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या। इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 16 × 3। 16 × 3 क्यों? क्योंकि इनका औसत कितना है? 16 और इनका जो इनका औसत कितना है? 16 और संख्या कितनी इनकी? 3। तो 16 × 3। इसको सोल्व करते हैं अपन। b प्लस सी प्लस 19 बराबर 16 × 3 कितने हो गए? 48। अब अगर अपन 16 में से 19 को माइनस करते हैं तो b प्लस सी का मान कितना गया अपने पास? 29। कितना है मान? 29। ये किसका मान आ गया? बी और सी संख्या का योग आ गया अपने पास कितना? 29। अब अपने को दिया है प्रथम 3 संख्या का औसत 15। प्रथम 3 संख्या अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना होगा? 15 × 3। तो यहाँ पर अपन मान रखते हैं ए प्लस, अब देखो बी और सी का मान कितना है अपने पास? 29। पहले आ गया ना बी और सी का मान, तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे बी और सी की जगह। और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45। तो इससे अपना ए का मान आ जाएगा 45 - 29। और 45 में से 29 को माइनस करेंगे पर तो कितना बच गया? 16। तो संख्या ए का मान कितना आ गया? 16। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखो, तो ये औसत का क्वेश्चन आया एक बार फिर। औसत भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास। अब मैं देखा था कि प्रथम 3 संख्या का औसत है 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 16 और लास्ट वाली संख्या दे रही है अपने को 19 और कुल संख्या है 4। तो अपन ने सबसे पहले संख्या मानी ए, बी, सी और 19, क्योंकि अंतिम संख्या का मान अपने को उसने दे रखा है। अब देखो लास्ट की जो 3 संख्या है बी, सी और 19, इन तीनों का योग कितना होगा? 16 × 3, क्योंकि इनका औसत कितना है? औसत है इनका 16। 16 को 3 से मल्टीपल किया तो कितना है? 48।
और 50 में से 19 को माइनस किया तो b प्लस सी का मान आ गया 29। अब अपने को दिया हुआ कि प्रथम तीन संख्या a b और c, इनका औसत है 15, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 15 × 3 45, और 3 में से b और c का योग अभी अपन ने निकाला कितना आया था 29, ये अपन यहाँ पे उठा के रखते हैं मान, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 45 - 29 अर्थात 16। तो प्रथम संख्या ज्ञात करनी है अपने, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 36:25, तो इनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, और हर एग्जाम में लगभग 1-2 ज्योमेट्री क्वेश्चन अवश्य आते हैं। देखो तो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है अपने को, संभावित त्रिभुज दे रखा है, और संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो पहले के अपन ने भुजा ए मानी, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी कैपिटल ए मान लेंगे उसको, तो 3/4 3/4 कट गया, तो अर्थात ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो खाए का अनुपात है इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात, और अनुपात कितना दे रखा है अपने को 36:25। अगर अपन इसका क्या कर दे वर्गमूल निकाल ले, अगर इनका रूट कर दे तो दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 6 का रूट करेंगे तो 36 का रूट करेंगे तो 6, और 5 का रूट 25 का रूट करेंगे तो 5, तो दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना आ गया 6:5। देखो एक बार फिर से देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है अपने को, दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, और संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा माने अपन ने स्मॉल है, इसकी भुजा माने अपन ने कैपिटल है, 3/4 से 3/4 कट गया, तो इसकी भुजा और उसकी भुजा दोनों की भुजाओं का वर्गों का अनुपात कितना है 36:25। अर्थात अपने को जो दिया हुआ है वो क्या है इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अगर अपन इनका क्या करते हैं रूट करते हैं वर्गमूल निकालते हैं, तो a अनुपात a आ गया अपने पास 6:5, अर्थात दोनों संभावित त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना आ गया 6:5। अब ज्ञात क्या करना है इनके परिमापों का अनुपात। तो जो देखो लाइन याद रखना, जो संभावित त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है वही उनके क्या होता है परिमापों का अनुपात होता है। क्यों? क्योंकि संभावित त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, और अगर अपन इनका अनुपात भी निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या a/a। तो जो संभावित त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है वही संभावित त्रिभुज के परिमाप का अनुपात होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा a 6:5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे और भी अपने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 तो 13 + 5 बराबर है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में एक, तो सोल्व कर ही देते हैं अपन इसको भी। अपने को दे रखा है 9 + 7 = 58। तो देखो अपन इसमें ट्रिक देखते क्या लगी हुई है। इसने क्या कर रखा है, पहली संख्या तो ऐसी की ऐसे रखी है, और दूसरी संख्या का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया इसने, तो 7 का स्क्वायर 49, वो जोड़ा तो कितना आ गया 58। ऐसे इसने यहाँ पे कर रखा है 3 + 11 = 124। पहली संख्या ऐसी कैसे रखी इसने, और दूसरी संख्या का क्या कर दिया स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, और दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 124। अब अपने को बताना है 13 + 5, तो पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखनी है, और दूसरी संख्या क्या कर देना स्क्वायर, तो 25 और 13 को जोड़ लेंगे अपन, 5 और 3 8, और 2 1 3 38। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, अपने बीच में एक क्वेश्चन आ गया था रीजनिंग का, तो अपन ने इसको भी सोल्व कर दिया। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी साधारण ब्याज का है। देखो अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ब्याज, प्रतिशत, औसत, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके पीछे क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये समझना इनको बहुत जरूरी है। देखो अगला क्वेश्चन है कि सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में कितनी हो गई 1120 रुपये हो गई, और 5 वर्ष में कितनी हो गई 1200 रुपये। देखो दो प्रकार के अपने ब्याज होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों को अपन आज जब टॉपिक पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अपन एक बात जान लेते हैं कि जो सरल ब्याज होता है वो चाहे कितने वर्षों के लिए लगे, वो हर वर्ष एक समान रूप में आगे बढ़ता है। जैसे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी 100 रहेगा, तीसरे का भी 100 रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता, वो हर साल मिश्र दर पर लगता है और हर साल ज्यादा होता जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि 4 वर्ष में वो राशि हो गई 1120, और 5 वर्ष में कितनी हो गई 1200, तो एक वर्ष में कितना लगा ब्याज 80 रुपये। अगर 1200 में से 1120 को माइनस करेंगे अपन, तो एक वर्ष का कितना ब्याज लगा अपना 80 रुपये। अब अपने को मूलधन ज्ञात करना है, तो 4 वर्ष में राशि हुई 1120, एक वर्ष में ब्याज लगा 80, तो 4 वर्ष में कितना लगेगा 80 × 4 अर्थात 320। एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 320 रुपये। अब अपने को मूलधन ज्ञात करना है, तो 1120 में से अपन 4 वर्ष का ब्याज क्या कर देंगे माइनस,
तो 1120 में से अगर अपन 320 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया अपना 800, और 800 ही क्या है अपना मूलधन, ऑप्शन ए सही है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, अपन को सीधा सीधा दिख रहा है कि एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है 80 रुपये। अब एक वर्ष में 80 बढ़ा है तो शुरू में 4 वर्ष में ब्याज लगने के बाद में अपनी राशि कितनी हुई है 1120 रुपये। तो जब एक वर्ष में 80 रुपये ब्याज बढ़ रहा है तो 4 वर्ष में कितना रुपये ब्याज बढ़ेगा, वो 80 को 4 से गुणा करेंगे 320 रुपये। अब 4 वर्ष में मिश्रण हो गया 1120, इसमें से अपन अगर 4 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो अपने पास मूलधन आ जाएगा जो कि कितना आया 800 रुपये। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में से आते हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चे और एक पढ़ने वाले बच्चे, अर्थात जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसका सिलेक्शन हुआ है उनके बीच में अंतर पैदा करने वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो का एग्जाम दिया होगा तो वीडियो प्री में जैसे मैथ की अपन बात करते 10 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबको आने वाले थे, लेकिन 5 ऐसे थे जो उन्हीं को आएंगे जो कि पढ़ाई कर रहे थे, जो कि अच्छे से लगातार खुद पर मेहनत कर रहे थे और अच्छे से तैयारी कर रहे थे। ऐसा हुआ वीडियो मेंस में, जो 32 क्वेश्चन मैथ के आए थे वीडियो मेंस में, उस 32 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मल एवरेज पढ़ने वाले वो सभी को आ गए थे, लेकिन वो जो आखिरी के 8-10 क्वेश्चन थे वही सिलेक्शन करवाते हैं और वही नॉर्मल बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे में अंतर पैदा करते हैं। वो जो आखिरी के 8-10 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे कि वो जो पढ़ेगा, जो लगातार मेहनत कर रहा होगा, केवल उसी को आएंगे। जो ऐसे उठकर एग्जाम देना चलेगा बेटा वो उनको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अपने को तो पढ़ना है, सब कुछ चीजें सीखनी है ताकि अपने अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक राशि कितनी रहती है अपने को 3550 रुपये, एक्स वाई और जेड में इस राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना और वाई के हिस्से का 5 गुना। एक्स के हिस्से का कितना गुना 3 गुना और वाई के हिस्से का 5 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना क्या है बराबर। देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं एक्स वाई और जेड। अब देखो सीधा जगह एक्स के हिस्से का 3 गुना और वाई के हिस्से का 5 गुना, तो इनकी जो आई राशि में से जो इनका हिस्सा है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका विपरीत, अर्थात 5:3। कितना हो जाएगा 5:3। फिर आगे दे रखा है कि y के हिस्से का 5 गुना और z के हिस्से का 7 गुना क्या है बराबर। तो y और z का कितना हो जाएगा 7:5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 3। इनको गुणा करते हैं अपन। 7 को 5 से गुणा किया 35, 3 को 7 से गुणा किया 21 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। तो इनमें जो इस राशि में जो इनका हिस्सा है उनका अनुपात कितना आ गया 35:21:15। इन तीनों का अगर अपन टोटल करते हैं तो वो कितना आता है 5, 10 और 1 11 और 6 और 1 7 71। कितना आता है टोटल 71। तो इन तीनों की आय का अनुपात आ गया 35:21:15। जो ये जो कुल राशि है उनमें से एक्स वाई जेड की राशि का अनुपात कितना है 35:21:15। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक्स का हिस्सा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एक्स का हिस्सा। तो एक्स का हिस्सा निकालते हैं अपन। कुल राशि दे रखी है अपने को 3550, ठीक है, बटा 71 × 35 क्यों किया, क्योंकि x का हिस्सा कितना है 35 और कुल तीनों का अनुपात का योग कितना है 71। अब इनको करते अपन सोल्व हल करते हैं। देखो 71 से 355 को अगर अपन क्रॉस करेंगे तो 71 से 355 कितनी बार में डिवाइड होएगा, ये होगा 5 बार, 50 बार में। कितनी बार में 5 बार में, और एक जीरो यहाँ से बच गया तो कितना गया 50। अब 50 को अपन 35 अर्थात 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0, 5 × 5 25 की 5 हासिल के 2, 5 × 3 15 और 2 कितने हो गए 17। कितना गया 1750, जो कि है अपना ऑप्शन सी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एक्स वाई जेड तीनों की आयु का अपने अनुपात निकाला। सबसे पहले अनुपात आया अपने 35:21:15। तो तीनों अनुपातों का योग कितना गया 71। अब अपने को एक्स का हिस्सा निकालना है तो कुल राशि में तीनों का अनुपात का भाग दिया, उसको कहीं से गुणा कर दिया 35 से। 71 से अपन ने 3550 को काटा तो कितनी बार गया भाग 50 बार। 50 को मल्टीपल किया अपन ने 35 से, कितना आंसर आ गया 1750। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और इनको करना जरूरी होता है, यही सिलेक्शन लेने और घर बैठने वालों में अंतर पैदा करते हैं। तो अपने को लगातार मेहनत करनी है और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और आप लोगों को भी हमारे साथ लगातार मेहनत करनी है। इससे
आपको भी पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और हमें भी एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाने में आनंद आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको इस प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के माध्यम से हम लगभग सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों के आपको क्लासेस देने का प्रयत्न करेंगे। अभी शुरुआत अपन कर रहे हैं MCQ क्वेश्चन से, जो अपने पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। सर्वप्रथम अपन CET के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, उसके बाद में जो पुराने आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम फिर निरंतर रूप से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों की क्लासें आपको उपलब्ध करवाएंगे। देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से ये लाभ आने का क्वेश्चन आया, ये पहली बार क्वेश्चन आया लाभ आने का। देखो इसको पढ़ते हैं। यदि सौवन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो एक बात में से याद रखना, लाभ हानि में अगर अपने को समान लाभ और समान हानि हो रही है तो अपने को कुल मिलाकर उस सौदे में क्या होगा? हानि होगी। कुल मिलाकर उस सौदे में क्या होगा? हानि। और उसका सीधा सा फॉर्मूला है लॉस का। ये कब होगा? जब अपने को समान लाभ और समान हानि हो तब क्या होगा? अपने को हमेशा हानि। उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी अपने को लाभ या हानि समान दी हुई है उसका स्क्वायर बटा 100। अब यहाँ अपने को दिया हुआ है कि अपने को कितना का लाभ रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो अपन इसको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है 10 का स्क्वायर बटा 100। 10 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा? 100। और नीचे बटे में कितना आ रहा है? 100। तो 100 से 100 कट गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 1। अर्थात अपने को क्या हुआ? 1% की हानि। तो अपने को हानि हो गई कितनी की? उसको 1% की। देखो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी बराबर लाभ और बराबर हानि होती है किसी सौदे में तो उस सौदे में हमेशा 1% की क्या, उस सौदे में हमेशा क्या होती है? हानि। और हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? जो उस सौदे में अपने को लाभ या हानि हुई है उसका स्क्वायर बटा 100। उसमें से उसको काय से डिवाइड करते हैं अपन? 100 से। तो देखो यहाँ पर अपने को 10% का लाभ और 10% की हानि हो रही थी, तो 10 का स्क्वायर बटा आ गया 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में 100 का भाग दिया तो क्या आ गया? 1। अर्थात अपने को इस सौदे में कुल कितनी प्रतिशत की हानि हुई? 1% की। तो आइए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि अपने को दे रखा है कि 320 और 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती यही हो जाती है। यहाँ पर दे रखा है कि 320 और 350 के मध्य की, अपने को 320 और 350 के बीच वाले सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो जब मध्य की बोल रहा है तो इसमें 320 और 350 शामिल ही नहीं होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि 320 से 350 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब अपन क्या करते हैं? 320 और 350 को भी शामिल करते हैं। अभी अपने को क्या कह रखा है कि 320 और 350 के मध्य की संख्या है, अर्थात ये दोनों संख्याएं शामिल ही नहीं होगी। तो इनका औसत निकालने का बहुत आसान क्वेश्चन है। 320 के बाद में कौन सी सम संख्या आती है? 322। और 350 से पहले कौन सी आती है? 348। तो अपन क्या करेंगे? 322 और 348 इन दोनों सम संख्याओं का औसत निकालेंगे। इनका जो औसत होगा वही इनके मध्य की संख्याओं का क्या होगा? औसत। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब दो संख्या दी हुई है उनके मध्य की संख्याओं का अपने को औसत निकालना है, तो उन दो संख्याओं का अपन औसत निकाल लेते हैं, वही उनके बीच की संख्याओं का क्या होता है? औसत। निकालते हैं अपन। 8 और 2 10 के 0 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 3 और 3 6, तो 670। इसमें भाग देंगे अपन 2 का। 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 7 में भी 3 बार, और 10 में कितनी बार आया? 5 बार। तो 670 को 2 से अपन डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 335। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सम संख्याओं का औसत निकालना था अपने को। तो जिन दो संख्याओं के मध्य की संख्याओं का औसत निकालना है अपने को, अपन उन दोनों संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, और वही जो औसत है उन सब संख्याओं का क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। देखो अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो अब अपना अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देगा अपने को 300 वर्ग मीटर, और विकर्ण का माप दे रखा है 25 मीटर, और मैदान का ज्ञात करना है अपने को परिमाप। देखो क्षेत्रफल क्या होता है अपने का? लंबाई गुणा चौड़ाई। वो अपने को दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। देखो अगर अपना आयत की बात करते हैं तो ये अपना एक आयत है ए बी सी डी। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और आयत के एक विकर्ण की माप दे रखी है अपने को, विकर्ण का मान दे रखा है 25 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट तरीका है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो कुछ ट्रिपल हेड होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि अगर कभी किसी त्रिभुज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 और 4, तो कर्ण का मान कितना होता है? हमेशा 5। कि अगर कर्ण का मान 5 है तो उस समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का मान कितना होगा? 3 और 4।
ऐसे ही अगर किसी त्रिभुज के कर्ण का मान 10 है तो हमेशा उसके जो लंब और आधार है उसका मान कितना होगा, 6 और 8। ऐसे ही एक ट्रिपलेट होता है कि अगर कर्ण का मान कितना है 25 तो उसके लंब और आधार का मान होगा 15 और 20। तो ये 3-4 कुछ ट्रिपलेट होते हैं। इनको अपन कब पढ़ेंगे, जब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तब जब अपन समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तब अपन इन ट्रिपलेटों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर अपन जैसे अपन यहाँ पे मान रखे देखते हैं 25 मीटर अपन को क्या दे रखा है इसके विकर्ण। तो अगर अपन जैसे लंब को 12 और आधार को 15, लंब को अगर अपन 15 और आधार को मानते हैं अपन 20, लंब और आधार को अपन 15 और 20 मानते हैं, देखो अब क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 300, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 और 20 को अपन गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 300। तो इसका मतलब ये है कि जो आयताकार जो अपने को मैदान दे रखा है उसकी भुजाएं कितनी आ गई 15 और 20। अज्ञात क्या करना है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है इसका, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई का मान दे रखा है अपने को 15 प्लस 20। 15 और 20 को अगर अपन जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 3 35। 35 को 2 से गुणा करेंगे अपन तो कितना आ गया 70 मीटर। तो अर्थात अपना जो आयताकार मैदान उसका परिमाप कितना आ गया 70 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ए। तो देखो अपन बात करते हैं इन ट्रिपलेटों के बारे में। तो ये कुछ फिक्स होते हैं कि जब अगर कभी भी कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है उसके कर्ण का मान कितना है 5, तो हमेशा उसके लंब और आधार का मान कितना होगा 4 और 3। ऐसे अगर किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान है 10 तो हमेशा उसके जो लंब और आधार उनका मान कितना होगा 6 और 8। और ऐसे अगर किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान 25 है तो उसके लंब और आधार का मान कितना होगा 15 और 20। तो देखो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो ब्याज के क्वेश्चन औसत के प्रतिशत करने के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इनकी क्लास से पढ़ेंगे अपन। देखो दिया रखा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो ये जो ब्याज है वो कब मूलधन के बराबर हो जाएगा, अर्थात कितने वर्षों में किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है कि 5 वर्ष में मूलधन का कितना हो गया 20%। अभी अपन थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष समान दर से बढ़ता है, अर्थात ये 5 वर्ष में बढ़ा 20%। तो इसको 100% होने में कितना समय लगेगा, तो 20 का 100 करना है तो कितना हो गया 5 गुना। तो अर्थात 5 को भी कहीं से गुणा करेंगे 5 से, तो कितना कुल कितना समय लगेगा 25 वर्ष का। अर्थात जो अपना जो मूलधन जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर कब होगा 25 वर्षों में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, दे रखा था कि 5 वर्षों का ब्याज है मूलधन के 20% के बराबर। तो कब ये ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, अर्थात कब ये ब्याज कितना हो जाएगा 100%। तो 20 से 100 करना है अपने को तो कितना गुणा करना पड़ेगा 5। तो समय भी कितना गुना होगा 5 गुना। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 वर्ष। क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष एक समान दर से आगे बढ़ता है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय वाई की आय से 10% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। तो एक्स वाई जेड की आय का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात वाला क्वेश्चन है और ये भी दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन है ये। देखो अगर अपन निकालते हैं एक्स वाई और जेड की आय का अनुपात ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया कि जेड की आयु कितनी 100, जेड की आयु कितनी माने अपन ने 100, तो वाई की और एक्स की कितनी होगी। देखो यहाँ दे रखा है कि वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। तो जेड की आय अगर 100 है तो वाई की आय कितनी हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी। तो इससे 20 जेड से 20% कम। फिर पहली स्थिति देखिए कि जो एक्स की जो आय है वो आय की आय जो वाई की जो आय है उससे कितना अधिक है 10%। तो वाई की आय अपन ने क्या माने 80, तो इससे 10%। अब अगर अपन 80 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, वो हो गया 8। तो 8, तो इससे 8 अधिक कर देंगे, 80 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 88। तो एक्स की आय कितनी हो गई 88, वाई की आय 80 और जेड की आय 100। एक बार फिर से अपन तुलना करते हैं कि एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, तो एक्स की जो आय है वो वाई से 10% अधिक है। और वाई की जेड से 20% कम है, जेड के पढ़ने 100 मानी उससे 20% कम काहे की हो गई वाई की। इनका अनुपात निकालना है, इनको सोल्व करते हैं। देखो कहाँ से कट रही है, 4 से कट रहे हैं चारों। 4 से ये कट रहा है 22 बार में, 22 100 88। 4 से 80 कट रहा है 20 बार में और 4 से 100 कट रहा है 25 बार में। और कट रहे क्या आगे, कट रहे तो काट देते हैं।
देखो नहीं कट रहे आ गया ना, नहीं कट रहे तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, 22:20:25। अर्थात एक्स वाई और जेड के आयु का अनुपात कितना आ गया अपना 22:20:25। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ भैया, स्टार्टिंग में अपन केवल इनके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बाकी आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ सोल्व करेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ब्याज का क्वेश्चन आ रहा है, एक बात पीछे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं अपने को दे रखा है, कितने वर्षों में 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 92,410 रुपए हो जाएंगे। दो चीज यहाँ पे समझने की है, एक तो समय पूछ रहा है ये, और दूसरा पूछ रहा है अर्धवार्षिक। क्या दे रखा है ये, जो ब्याज हो कितना है अर्धवार्षिक। तो देखो अपने को मूलधन दे रखा है ये 80,000 रुपए, उसके बाद में दे रखा है दर दे रखा है अपने को 10%, लेकिन चूंकि अपन अर्धवार्षिक ब्याज है तो दर कितनी हो जाएगी 5%, और दर 10% वार्षिक है, लेकिन अपन क्वेश्चन का में कर रहे हैं अर्धवार्षिक में, तो ब्याज कितना हो गया, दर कितनी हो गई 5%। फिर आगे दे रखा है कि कितने वर्षों में, समय याद करना है, कितने वर्षों में जो धन है वो कितना हो जाएगा 92,410 रुपए। अर्थात इसने अपने को क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 92,410 रुपए, और पूछ रहा है कि कितने वर्षों में हो जाएगा, ये समय याद करना है अपने। ठीक है, तो मिश्र धन का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर P(1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। देखो सोल्व करते हैं इसको, ए का मान दे रखा है 80,000, समझना है क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मूलधन ए क्या है, ए है अपना मिश्र धन, तो मिश्र धन का मान कितना दे रखा है इसने 92,410, और मूलधन दे रखा है इसने 80,000 रुपये। देखो 1 प्लस दर दे रखी है 5/100, उस समय अपने को ज्ञात करना है। 80,000 को उधर ले आते हैं, 92,410 ये इस तरह बटे में आ जाएगा, वहां पे क्या है काहे में गुणा में। समझना है क्वेश्चन है थोड़ा सा, इनको 100 को 1 से गुणा किया, 100 और 5 को जोड़ा तो 105/100 इसकी पावर t। देखो अब ये 1 0 से 1 0 कट रहा है, यहां पर अगर अपन देखें तो कुछ चीजें अपने को छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए, 10 20 22 25 तक अपने को स्क्वायर याद होनी चाहिए, लगभग 25 30 तक ही अपने को क्या याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली संख्या है 9,261, तो अपन 9,000 देखें तो 9,261 का क्यूब होता है 21 का, और नीचे दे रखा है 8,000 का क्यूब होता है 20 का, तो इसको अपन लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब, क्योंकि ऊपर आ रहा है अपना 9,261 और नीचे आ रहा है 8,000। 9,261 का क्यूब होता है 21 का, और 8,000 का क्यूब होता है 20 का, इसका क्या कर दिया अपन ने क्यूब। और साथ में इधर आ रहा है, देखो ये 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, और नीचे भी 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 20 में, तो इधर आ गया 21/20 की पावर t। तो देखो जब दोनों का बेस समान हो, दोनों दो संख्याओं का, और बराबर में हो तो उनकी घातें भी क्या होती है समान, तो यहां से t का मान कितना आ गया 3, t का मान कितना आ गया 3। लेकिन अपना यह आंसर नहीं है, अधिकतर बच्चों को यही गलती होती है, जो कम पढ़ने में और अच्छे से हर चीजों को गहराई में पढ़ने में यही अंतर होता है। टी का मान 3 नहीं अपना, अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि हर द्वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, तो जो 3 आए ना, 3 समय क्या आया 3 अर्धवर्ष आए, क्या आया समय अपना 3 अर्धवर्ष, और 3 अर्धवर्ष का मतलब है कि 1.5 वर्ष हो गया, 1 से 1/1 वर्ष, 3 अर्धवर्ष का मतलब क्या है 1.5 वर्ष। देखो अपन दर काय में थी अर्धवर्ष में, अपन निकाला क्या समय भी काय में अर्धवर्ष में, तो अर्धवार्षिक दर थी तो समय कितना है अपना 3, तो 3 क्या है ये 3-6 माह है अपने पास, तो 3-6 माह में कितने वर्ष हो गए 1.5 वर्ष हो गया, 1 से 1/1 वर्ष, सी ऑप्शन सही है। देखो हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था कि यही क्वेश्चन सिलेक्शन लेने में अंतर पैदा करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने को समझने की जरूरत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ में, और जब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब हम इन टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे गहराई से, तो आप ये सब क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सोल्व करने लग जाओगे बहुत आसानी से। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 22वां क्वेश्चन है कि 7 संख्या औसत 39 है और इनमें से 3 संख्या औसत है 27, तो बची हुई 4 संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत क्वेश्चन पढ़ने पहले भी सोल्व कर रखे हैं। देखो 7 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 39,
तो 7 संख्याओं का योग कितना होगा 7 × 39। तो योग याद कर लेते हैं इनका। 7 को 9 से गुणा किया, 7 नाम 63 के 3 हासिल के 6, 7 से 21, 21 और 6 कितने होते हैं 27। तो 7 संख्याओं का योग कितना हो गया 273। अब इन 7 में से 3 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 27। 3 संख्या औसत कितना दिया 27। तो इन 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 3 × 27। 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 81। 7 × 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। अब बची हुई 4 संख्या का औसत ज्ञात करना है। ये कुल 7 संख्याओं का योग है और ये क्या है, ये 3 संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले उन 4 संख्याओं का योग निकालते हैं अपन। तो इसमें से 273 में से 81 को क्या कर देंगे माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, 17 में से 8 गए तो 9 और इधर क्या आ गया 1, 192। तो उन 4 संख्याओं का योग कितना आया 192। अब ज्ञात क्या करना है इनका औसत। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग है 192 और कितनी संख्या है 4। तो इनमें 4 का भाग ले लेते अपन, 4 से काटते 4 चौक 16, कितना बचा 3 और 8 चौक 32। तो कितना आ गया आंसर 48। अर्थात उन 4 संख्या का औसत कितना आ गया 48। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया अपना ए। ये सभी वही क्वेश्चन है जो पिछले सीईटी का जो एग्जाम हुआ था अपना ग्रेजुएशन लेवल का उसमें आए थे और अगले महीने में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो पढ़ने इस क्वेश्चनों को करवाने का एक मेन उद्देश्य यही है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 23वां क्वेश्चन है सुधीर और संजय की वर्तमान आयु है 4:5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुधीर और संजय की वर्तमान आयु 4:5। तो सुधीर की आयु अपन मान लिए 4x, तो संजय की वर्तमान आयु हो गई 5x। ये क्या माना अपन ने इनकी वर्तमान आयु। सुधीर की वर्तमान आयु माना अपन ने 4x और संजय की क्या माना 5x। क्यों? क्योंकि इनकी आयु का अनुपात है 4:5। अब देखो अगली लाइन दे रखी कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो सुधीर की आयु में से भी 5 वर्ष जोड़ देंगे और संजय की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ देंगे और दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 5:6। सोल्व करते हैं इसको, वज्र गुणा कर देते हैं, 6 को इधर ऊपर गुणा कर देते हैं और इस 5 को इधर गुणा कर देते, इसको इन 5 से गुणा कर देते हैं। 6 को 4 से गुणा किया 24x प्लस 6 को 5 से गुणा किया 30। ऐसे 5 से 5 को गुणा किया 25x और 5 से 5 को गुणा किया तो कितना आ गया 25। सोल्व करते हैं इसको। इधर कितना है 30, इस 25 को इधर ले आते क्या हो गया माइनस का। इधर कितना है 25x और इस 24x को अपन उधर ले गए तो इसका काय का हो गया माइनस का। पक्षांतर कर दिया इसका। 30 में से 25 गया तो कितना बचा 5 और 25x में से 24x गया तो x। तो x का मान कितना आया 5। अब यही वो क्वेश्चन है, यही वो स्टेप है जहाँ पे अपने से गलती हो जाती है। अगर 5 ऑप्शन में होता तो अपन टिक कर देते, लेकिन 5 इसका आंसर नहीं है। 5 का मान आया x का मान। अपने क्वेश्चन में क्या निकाला है सुधीर की वर्तमान आयु और सुधीर की वर्तमान आयु क्या मानी अपन ने 4x। तो x का मान 5 आया तो 5 को कहाँ से गुणा करेंगे 4 से। तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 20 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो सुधीर की वर्तमान की आयु कितनी आ गई अपनी 20 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल, 2 अंकों की कोई भी संख्या है वो उनके अंकों का गुणनफल दे रखा है 12 और ये दे रखा है कि जो पहली संख्या है उसमें अगर अपन 36 जोड़ दे तो दी गई संख्या और के इनका जो अंक है वो अगर अपन बदल दे तो उनकी संख्या की एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल है 12 और दी गई संख्या में अगर 36 जोड़ दे तो दी गई संख्या के अंक अगर अपना स्थान बदल देते हैं तो दी गई संख्या के क्या हो जाते हैं बराबर। कहना मतलब अगर जैसे कोई संख्या है 12 और अगर अपन इसमें 36 जोड़ दें तो इसका जो संख्या का अंकों का अगर अपन स्थान बदल दे 12 को 21 कर दे तो दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर। कहने का मतलब ये है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है अगर इनको अपन जो बड़ा वाला मेथड है जो बेसिक अगर उससे सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हर हमेशा एग्जाम में से आते हैं जो अपने को ऑप्शन से जल्दी सोल्व होते हैं। कहाँ से सोल्व होते हैं ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे अपन इधर देखते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है कि अंकों का गुणनफल कितना है 12। अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है 12। अब देखते हैं इन 4 ऑप्शनों में कौन से का अंकों का गुणनफल क्या है 12। 4 × 3 12, 6 × 2 12, ये भी 3 × 4 12, 6 × 2 12। तो 4 ऑप्शनों का गुणनफल कितना है 12। तो
चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो आगे और पढ़ते हैं। अब ये दे रखा है कि दी गई संख्या में 36 जोड़ दे, तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान बदल देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी उसके ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। कहने का मतलब है 43 है और 43 में अपन 36 जोड़ दे तो वो काहे के बराबर होना चाहिए, 43 को बदल दो 34, तो ये बराबर है क्या, ये तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन है 34, अगर 34 में अपन 36 जोड़ दे तो क्या ये 34 का विपरीत अर्थात 43 के बराबर होगी, नहीं होगी, क्योंकि 34 और 36 को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 70 आ जाएंगे। सी ऑप्शन है अपना 62, सी ऑप्शन क्या है अपना 62 में अगर अपन 36 जोड़ दे तो इसको 62 का उल्टा कर दो 26 के बराबर आएगी क्या, नहीं आएगी, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि 62 तो 26 से बड़ा है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। कौन सा बचा ऑप्शन सी, डी, सही भी कौन सा होगा, डी। अगर ऐसे नहीं देख रहा तो डी को अपन चेक भी कर सकते हैं, डी क्या है 26 में अपन 36 जोड़ लें तो काय के बराबर होना चाहिए, इसका विपरीत 62 के बराबर होने चाहिए। जोड़ते 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 और 3 5 और 1 6, तो हो गए 62 के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। तो ऐसे इन बातों का अपने को ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि ऑप्शन से सोल्व होते हैं। अब देखते हैं, तो यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो अपने इन एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अपने को यह पता होना चाहिए कि पिछले अपन जो सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो पिछला जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें अपने मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे। तो 4 पारियों में पेपर हुआ था, हर पारी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कहाँ के आए थे, मैथ के क्वेश्चन आए थे, और कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए थे वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपन देख पा रहे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने ब्याज, प्रतिशत और औसत से आ रहे हैं, तो इन टॉपिकों को पढ़ने की जरूरत है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे आपसे। यह भी शुरुआत है, ये हमारी क्लासेस का पहला वीडियो है और हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।